Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. So we are talking about लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में हम लोग कर रहे थे रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सब कुछ कर लिया था। अब आ जाती है नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको डिफरेंसेस करने हो, वैसे तो हम लोगों ने इसका एलेबोरेशन अच्छे से कर लिया था कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और उसी के बिहाफ पे आप इसमें डिफरेंसेस कर सकते हैं। फिर भी एक ओवरलुक ले लेते हैं कि क्या डिफरेंस होंगे दोनों में, एरोबिक एंड एनारोबिक में। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होगा। सेकंड पॉइंट इज रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू बी अकम्प्लिश्ड। सबसे पहला क्या है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर होगा। हायर मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। एनारोबिक का क्या दिया हुआ है आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरिया में, फंगस के अंदर, बैक्टीरिया, फंगस, जर्मिनेटेड सीड एंड मसल सेल्स के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू बी अकम्प्लिश्ड एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होगी या लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एंड प्रोडक्ट क्या बना था एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ था, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के किसकी फॉर्मेशन की थी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर, और साथ में किसकी फॉर्मेशन हुई थी, एनर्जी की फॉर्मेशन हुई थी। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बने थे, ये बने हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या बने हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनेगी, ईस्ट सेल के अंदर बनती है, ईस्ट के अंदर बनती है, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये इथाइल अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 बनेगी, और साथ में क्या इलेबोरेट होती है आपकी, एनर्जी निकलती है। ये वाली जो रिएक्शन है इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये वाली चीज आप लोगों को आनी चाहिए। फर्मेंटेशन जैसे घर में भी हम लोग बनाते हैं ना, ये भटूरे बनाते हैं या इडली बनाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए बैटर को लगा के रखते हैं, क्यों, ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा, मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस 36 और 38 ATP। यहाँ पर जो ये एनर्जी मैंने लिखा है, या कितनी एनर्जी बनती है, ये या तो 36 बनेगी या 38 ATP एनर्जी, यानी ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। और एनारोबिक के अंदर क्या हो गया आपका, कम अमाउंट में, लेस एनर्जी, ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हैं। ये वाली रिएक्शन जो है आपकी कौन सी, एरोबिक, कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान है ग्लाइकोलाइसिस क्या था, जब आप ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के पायरुवेट की फॉर्मेशन करती है तो इस प्रोसीजर को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। जब उस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगी तब वो आपका कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ये प्रोसेस यानी ये वाला प्रोसेस जो है जहां पर ऑक्सीजन आ जाती है, ये किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो पायरुवेट बना था वो नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ बताना था यहाँ पर आपको एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसीलिए इसमें पायरुवेट को नहीं लिखा। एनारोबिक में सारी रिएक्शंस किसके अंदर होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। एरोबिक के अंदर क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। जब ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो एनारोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये वैसे तो एक ही पॉइंट हो गए, पर इसमें भी लिख सकते हैं आप कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, और एनारोबिक के अंदर क्या होगा आपका, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक, मुझे लगता है कि अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये किस तरह से रेस्पिरेशन होता है आपका, एरोबिक एंड एनारोबिक, और इनमें डिफरेंसेस अगर आपको आ जाएंगे लिखने के लिए तो आप इसको इजीली कर लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
अब अगला क्या है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। मैंने पहले दिन ही कहा था आपको कि इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक हम कवर करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। एनिमल के साथ साथ प्लांट्स में भी पढ़ना है। बायोलॉजी का मतलब यही है, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के बारे में पढ़ना है। पढ़ लेते हैं, रेस्पायरेशन शुरू करते हैं। रेस्पायरेशन, प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन किस तरह से होगा। अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये प्रोसेस किसके अंदर होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। प्लांट्स आपका ऑक्सीजन लेते भी हैं, किस तरह से लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कैसे रिलीज करेंगे वो अभी बात करते हैं इसमें। सबसे पहली बात, प्लांट्स जो है आपका एक्सचेंज करेंगे गैसेस किसकी हेल्प से, लीफ, स्टेम एंड रूट की हेल्प से। अलग अलग करते हैं, स्टेम भी करेगा, रूट भी करेंगी, और लीव्स भी करती हैं रेस्पायरेशन। क्लियर हुआ। दूसरी चीज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसीजर के थ्रू होता है। डिफ्यूजन जानते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज डिफ्यूजन। गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट इज, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू। अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होगा वो देखिए। तीन चीजें होती हैं प्लांट के पास जहां से वो अपना गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है। देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहला दिया हुआ है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में ध्यान दीजिए। स्टोमेटा के बारे में हमने वहां पर बात की थी, रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स किए थे, तो वहां पर एक मैंने आपको स्टोमेटा भी बताया था। और स्टोमेटा के फंक्शन के अंदर वहां पर क्या किया था, यही तो था ना स्टोमेटा, यही होते हैं स्टोमेटास। गार्ड सेल्स होती हैं इसके अंदर, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस भी इसके अंदर होगा। ये रहा आपका स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर है, या इसको स्टोमा भी बोला जाता है। ठीक है, इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। कहां पर होगा ये, या तो लीव्स के अंदर होती है या ग्रीन स्टेम के अंदर होगी। ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम किसका होता है, हर्ब्स का होता है। वहां पर जो रेस्पायरेशन है या गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा होगा। क्लियर हुई ये चीज। नेक्स्ट है लेंटेसिल्स। अभी लेंटेसिल्स क्या है, लेंटेसिल्स क्या है। सबसे पहली बात तो इनकी प्रेजेंस देखिए कहां पर होगी, प्रेजेंस होगी इनकी वुडी स्टेम एंड रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। लैंटेसिल एंड स्टोमेटा में एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्टोमेटा के अंदर तो गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, लैंटेसिल्स के अंदर गार्ड सेल प्रेजेंट नहीं होंगी। दे ऑलवेज रिमेन्स ओपन, हमेशा ओपन रहेंगे। लीव के अंदर नहीं होते लेंटेसिल्स, कहाँ होते हैं, वुड स्टेम एंड रूट्स के अंदर होते हैं। इसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करेगा। रूट हेयर, रूट हेयर्स, यंग रूट्स जो होती हैं वहां पर रूट हेयर की हेल्प से ये आपका रेस्पायरेशन करेंगे। रूट हेयर मतलब, रूट देखिए आपने, ये रही रूट, इस रूट पे क्या रहेगा, ये और छोटे छोटे और छोटे छोटे आ गई, इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। आपने वो देखी है कैरेट, गाजर, उसमें क्या रहती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छोटी छोटी जो दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, वो रूट हेयर्स होती हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स का क्या काम है, ये देखिए, ये क्या रूट हेयर्स क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। कैसे, क्यों इंक्रीज करेंगे, रूट जो जाती है जमीन के अंदर जाएगी, मिट्टी के अंदर जाती है, मिट्टी के अंदर अब यहां पर क्या रहेगी, एयर की अमाउंट होगी, यहां एयर प्रेजेंट होगी, यहां एयर प्रेजेंट होगी, तो इसमें जितनी ज्यादा रूट हेयर्स होंगी, जितनी ज्यादा रूट फैलेंगे, उतना ज्यादा ये रेस्पायरेशन आपका कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या है, सिर्फ ये रूट निकल गई, कोई रूट हेयर नहीं है, तो ये कितना गैसेस को यहां से रिसीव कर पाएगा, सिर्फ इसी एरिया से कर पाएगा, सिर्फ इसी एरिया से कर पाएगा ये। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देख लीजिए आपका इसका एरिया कितना हो गया, ये बढ़ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या थे, ये रूट हेयर आ गए, इसीलिए इसका एरिया बढ़ गया। तो ये क्या करेगी, आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर यहां पर एक छोटी सी चीज ये भी आती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कॉमन चीज है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। घर में आपके प्लांट्स होते हैं, हम लोग डेली उनमें पानी देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप रोज पानी दे रहे हैं, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बारिश में, और आपका प्लांट जो है वो गल जाता है कुछ दिनों में, मर जाएगा प्लांट आपका। क्यों,
क्योंकि उसके अंदर जितनी भी मिट्टी थी उसके अंदर आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया। पानी भर दिया तो ये जितने भी एयर स्पेसेस थे उसमें आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया। रूट्स को जो है गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए एयर ही नहीं मिली, इसीलिए आपका प्लांट वहां पर क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उस कंडीशन को वाटर लॉगिंग बोला जाता है, वाटर लॉगिंग बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू होगा, लेंटिसिल्स के थ्रू होगा और रूट हेयर्स के थ्रू होगा, और प्रोसीजर का नाम क्या होगा, डिफ्यूजन। अभी जैसे जब ये टॉपिक शुरू किया था मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स जो हैं सिर्फ ऑक्सीजन देते ही नहीं है, ऑक्सीजन लेते भी हैं। अब कब ये ऑक्सीजन देते हैं और कब ये ऑक्सीजन लेते हैं इसकी बात करते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है फोटोसिंथेसिस और वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, शुगर की फॉर्मेशन हो रही है। प्लांट किसका यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट यूज कर रहे हैं, ये मिनरल्स का, वाटर का यूज कर रहे हैं, साथ में सनलाइट ले रहे हैं। फॉर्मेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कब हो रहा है, ये यहाँ सूरज दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहे हैं। दिस प्रोसेस विल हैपन इन डे, दिन के अंदर क्या होगा आप इसको देख लीजिए। डे टाइम में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। दिन में ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। रात में देखिए, ये रात है, चंद्रमा आ गए हैं यहाँ, रात है ये। रात में क्या हो रहा है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये, रात में क्या रहेगा, रेस्पिरेशन रहेगा। रात में कौन सा प्रोसीजर होगा, रात में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, जिसमें क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाएगी, रिलीज की जाएगी। अब एक बात देखिए, अब दिन में तो क्या किया था, फोटोसिंथेसिस हो गया और रात में रेस्पिरेशन हो गया, तो क्या दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सॉरी दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन, क्या दिन में रेस्पिरेशन नहीं होगा और क्या रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, बट रेट ऑफ रेस्पिरेशन डे टाइम पर कैसी होती है, कम होगी। डे टाइम में रेट ऑफ रेस्पिरेशन दिन में कैसी रहेगी, यहां पर कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है तो उसी ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसको ये रिलीज नहीं करेंगे, यूज कर लेंगे किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर। बाहर से तो ले ही रहे हैं ना, और बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी इनको। रात में क्या होगा, रात के अंदर उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। सनलाइट तो है ही नहीं, सूरज है ही नहीं रात में, सूरज नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, रात में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रात में क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिक्रीज हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी नहीं ना, तो ये क्या करेंगे, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन तो रिलीज हुई नहीं ना, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में से लेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो आपको नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए नहीं सोना चाहिए। कुछ पेड़ है, कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो डे एंड नाइट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, पीपल है, पीपल, और किसकी पूजा करते हैं, तुलसी। ये दिन और रात ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं आपको। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि दिन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डाउन हो जाएगी, इसीलिए यहां पर दिन में ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा। रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा कब, रात में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आ गई चीजें, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दिस इज
ऑल अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जितना भी रेस्पिरेशन प्रोसीजर था वो हमने कर लिया। बहुत सिंपल चीज होती है प्लांट्स में, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो गया, हमारी तरह नहीं है। और एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह के आपके वो आएंगे ऑर्गन्स का यूज होगा, उनकी बात अभी करेंगे, देखते हैं। अब आ गया रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी क्या बोला था मैंने, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, आपका अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। देखिए, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, ड्यू टू विच मोड ऑफ रेस्पिरेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, बट द बेसिक मैकेनिज्म इज सेम। अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, कोई आपका यूनिसेलुलर है, कोई आपका सिंपल मल्टीसेलुलर है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। तो अकॉर्डिंगली ही उनके अंदर क्या होंगे, ये आपका ऑर्गन्स होंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन बेसिक मैकेनिज्म सब में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बेसिक मैकेनिज्म कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बेसिक मैकेनिज्म में किसकी बात करेंगे, देखना आप ज्यादातर डिफ्यूजन ही आएगा, बेसिक मैकेनिज्म वही है। देखते हैं अभी, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जानते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये क्या करेंगे, ब्रीथ जब करेंगे तो कहां से लेंगे ऑक्सीजन गैस, ये एटमॉस्फेयर में से लेंगे, एटमॉस्फेयर में से लेंगे। और एक्वेटिक एनिमल की अगर बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को कहां से लेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है उसका यूज करते हैं। समझ में आया। फिश देखी होगी आप लोगों ने, फिश जो है लगातार मुंह खोलती है बंद करती है, लगातार करती है, फटाफट लेती है सांस। क्यों लेती है जल्दी, इतना जल्दी रेट ऑफ ब्रीथ क्यों करती है, इतनी जल्दी ब्रीथ क्यों करती है? इसका आंसर ये होगा आपका कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट, या पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। इसीलिए वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। यही चीज यहां पर आपको दी गई है। यू अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन in water is fairly low as compared to the amount of oxygen in air। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को ये ध्यान रहनी चाहिए चीजें। अब देख लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जो अलग अलग आपका ऑर्गन उनके अलग अलग होंगे रेस्पिरेशन करने के लिए। सबसे पहला है सेल सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन। सेल सरफेस के थ्रू मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू के कौन आपका रेस्पिरेशन करता है, अमीबा। अमीबा करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ऑर्गन कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज कर रहे हैं। ये अमीबा है, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म बेचारा, सबसे सिंपल है, एक ही सेल है इसके पास। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई इसकी, ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा विद डिफ्यूजन। अंदर अगर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कैसी है, कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट बाहर कैसी है, ज्यादा है, तो बाहरी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर गई। अब इसने रेस्पिरेशन किया, इसने अपना रेस्पिरेशन जब किया तो अंदर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कैसी हो गई, बढ़ गई, बाहर कैसी हो गई, कम हो गई। So from the region of higher concentration to lower concentration, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, बाहर आ गई। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसीजर के थ्रू हो गया। और ऑर्गन कौन सा काम में लिया इसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक है हमारे पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया क्या चीज होती है, ये किसके किसके अंदर होगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इंसेक्ट के अंदर होता है। ये ऑर्गन कौन से हैं, ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स। इंसेक्ट मतलब कॉकरोच, देखा कॉकरोच, कॉकरोच या ग्रास ओपर जो लेते हैं उसमें ग्रास ओपर, राम जी का घोड़ा भी जिसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, ग्रीन कलर का होगा। इसमें जो कॉकरोच होगा उसके निचले सरफेस पर ट्रेकियाज प्रेजेंट होते हैं, वहीं से ये क्या करता है आपका रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, बस ये नाम ध्यान में होने चाहिए आपको कि ट्रेकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कर रहा है, अमीबा कर रहा है। यहां पर आ जाएंगे आपके इंसेक्ट। एक आ गया ये आपका ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होगा, फिश के अंदर। और ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, गिल्स होते हैं। इसका इलेबोरेशन इस टॉपिक के बाद में करेंगे। एक है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अभी पल्मोनरी वर्ड कहाँ है, पल्मोनरी वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, ये आपके लंग्स को रिलेट करता है।
पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके अंदर होगा? जिन ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स होंगे वहां पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, इनमें होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ऑर्गन कौन सा काम में आएगा? लंग्स काम में आते हैं। सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल चीज इसके अंदर अभी तक नहीं आई है, सारा चैप्टर बहुत सिंपल सा है, ये बस थोड़ा सा लेंदी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, अभी हमने क्या पढ़ा? पहले अमीबा पढ़ा, अमीबा के बारे में देख लिया, फिर इंसेक्ट थे, फिर उसके बाद आपकी फिश है, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स का हम लोग करेंगे इसके अंदर रेस्पिरेशन। अब इन सब के अंदर जो ऑर्गन होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ताकि इनकी एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाए। वो कौन से होंगे वो देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात, लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन। प्लांट्स के अंदर बताया था ना, सरफेस रूट एयर्स ने क्या किया था? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया था। यहां पर भी क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। सरफेस एरिया बड़ा कैसे होगा? जैसे अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के अंदर एल्वलाई होती है, याद करिए, लंग्स के अंदर एल्वलाई होती है, वो क्या करेगी? सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन। सेकेंड वन इज थिन परमिएबल एरिया फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। जो भी मेम्ब्रेन होगी ना, मेम्ब्रेन होगी, सपोज दैट ये क्या है? आपकी एल्वलाई है, ये एल्वलाई है, ठीक है। इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन होंगी, ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? बहुत ही थिन होनी चाहिए। जितनी थिन होगी उतना जल्दी गैसेस का एक्सचेंज होगा। थिक होगी तो गैसेस के एक्सचेंज में टाइम लगेगा, और टाइम नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता। थिन होना चाहिए सरफेस एरिया। रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये एक एल्वलाई है, एल्वलाई है ना, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ब्लड प्रेजेंट होगा। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? आपका ब्लड प्रेजेंट होगा। क्यों ब्लड क्यों प्रेजेंट होगा भाई? क्योंकि ये ब्लड ही क्या करेगा? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा करके लाना है तो वो काम भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। जिन लोगों में खून की कमी होती है, जिन लोगों में खून की कमी होगी, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज भी क्या होता है? उसमें धीरे होगा, जल्दी सांस चढ़ जाती है उनकी, ठीक है। इसीलिए अच्छा ब्लड होना चाहिए बॉडी के अंदर। क्यों? पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम किसका रहेगा? ब्लड का ही रहता है। तो ये 3 पॉइंट थे आपकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इजी चीजें हैं, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं क्या है। अब आ जाएंगी कौन? आपकी फिश के बारे में पढ़ना है। पहले फिश का डायग्राम देख लेते हैं। फिश में आपको कहा था, फिश में जो रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेशन कौन सा है? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन फिश के अंदर है। और ऑर्गन कौन सा काम में लेती है फिश? आपकी गिल्स लेती है। फिश देखी है सबने? फिश देखी है ना? ध्यान से देखिए, इस बार कभी एक्वेरियम में जाने का मौका मिले, वैसे तो घरों में भी आपके एक्वेरियम होते, तो फिश को ध्यान से देखना। फिश की जो आंख होती है ना, आंख, आंख के इधर साइड में, जैसे ये इसकी आई है यहां पर, ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह से दिखती है वो। कुछ और लेते हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। ये क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ये देख लीजिए, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना, ये गिल है। यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है गिल निकाल करके बाहर। अब ये गिल के बीच में ये यहाँ पर छोटी छोटी दरार भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? गिल स्लिट बोलते हैं, गिल स्लिट्स बोला जाता है। अभी पीछे क्या बात की थी हमने कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। अब आप देख लो, इतना बड़ा एरिया है इसका, सरफेस एरिया बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इतना बड़ा एरिया है, सरफेस एरिया बड़ा है। अब इसमें जो गिल्स होंगे ना, इनकी भी परमिएबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है। और इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या रहेंगी? आपकी ब्लड कैपलरीज होंगी, ब्लड होगा इसके इसके अंदर, ब्लड कैपलरीज होंगी, क्योंकि वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करेंगी। अब देखिए होगा कैसे फिश के अंदर ये ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। फिश में देखना इस बार एक्वेरियम के अंदर, फिश लगातार अपना मुंह खोलती है, लगातार मुंह खोलती है,
लगातार मुंह खोलेगी तो वो किसको अंदर लेकर के जाएगी? पानी को अंदर लेकर के जाती है। ये देख लीजिए, किसको अंदर लेकर के जा रही है? ये पानी जो है फिश के मुंह के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो पानी जब अंदर जा रहा है, तो पानी ही जा रहा है उसके अंदर, तो वो तो फट जानी चाहिए। कितना सारा पानी अगर उसके अंदर चला गया तो फट जानी चाहिए। अब क्या होगा जब पानी इसके अंदर जाएगा? जब ये पानी इसमें जाएगा, पानी जाएगा किसके पास? अब गिल्स के पास जाएगा, गिल्स के ऊपर फ्लोट करेगा। ये गिल्स है ना, ये गिल्स के ऊपर इस तरह से पानी जाएगा, इस तरह से ये फ्लोट करेगा गिल्स के ऊपर। अब जब गिल्स के ऊपर पानी गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ब्लड के अंदर चली जाएगी। उस ब्लड के पास क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास चली जाएगी? उस पानी के पास चली जाएगी, जिसको कहां से बाहर निकाल दिया? देख लीजिए, ये पानी क्या हो रहा है आपका? बाहर निकल रहा है। पानी बाहर निकल रहा है, इसी के थ्रू, गिल स्लिट जो बताई थी ना, इसके थ्रू पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। और पानी के साथ क्या बाहर निकलेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के साथ क्या बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में बाहर निकल जाती है। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी चीज है। फिश के अंदर, फिश में सबसे पहली बात ये कि फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? आपका गिल्स के थ्रू होगा। स्पेशल ऑर्गन कौन सा है? गिल है। रेस्पिरेशन के दौरान फिश क्या करेगी? माउथ में क्या लेकर के जाएगी? पानी को लेकर के जाती है माउथ के अंदर, ले गई पानी। अब उसके बाद ये पानी, क्या कहा था अभी, पानी किसके ऊपर फ्लोट कर गया? गिल के ऊपर। गिल के ऊपर पास हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर जो डिसॉल्व थी, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? गिल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, चलेगी। और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया इसको? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, कर दिया। इसी इसी टाइम, सेम टाइम, क्यों? क्योंकि ब्लड में कोई ना कोई गैस तो होगी। अगर ऑक्सीजन वो लेकर जा रहा है तो छोड़ेगा कौन? छोड़ेगी क्या चीज? छोड़ेगा क्या चीज? वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देगा। द वाटर कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू गिल स्लिट। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू बाहर आ गई? गिल स्लिट के थ्रू बाहर आ जाएगी। ये रेस्पिरेशन आपका एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखा जाता है, जैसे कि एक फिश तो होगी। दूसरा एग्जांपल अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप इसमें प्रॉन का एग्जांपल भी दे सकते हो। देखा है प्रॉन? झींगा बोलते हैं हिंदी में, प्रॉन। प्रॉन के अंदर भी ऐसे ही होगा रेस्पिरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फिश के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। अगर आपको लिखने के लिए भी एग्जाम में आ जाए तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे तो आपको नंबर नहीं कटेगा आपका यहाँ पर, ये मेरी गारंटी है, नंबर नहीं कटेगा इसके अंदर। चलो, ये डायग्राम तो हमने कर लिया था फिश का। अब देखते हैं ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन, पहले तो बताओ कि कौन सा रेस्पिरेशन है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा है? जैसे फिश में ब्रोंकियल है, इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल बताया था, और ये सेल सरफेस के थ्रू हुआ था अमीबा में। इंसानों में कौन सा होगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड किसको रिलेट कर रहा है? लंग्स को रिलेट करता है। ये कैसे रिलेट करेगा देखेंगे इसमें। अब जो भी हम लोग काम, जो जैसे कि पहले डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना था। एक शब्द आता है वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो क्या होता है? पूरा का पूरा रास्ता जिसके थ्रू फूड आपका बॉडी के अंदर गया था। जैसे माउथ था, फिर फेरिंग्स था, इसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर आएगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कहां से स्टार्ट होगा? नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। ये दिया हुआ आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मेल। क्या फीमेल में अलग होता है? सेम ही होता है, बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बस। वो आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्या अंतर होता है। वैसे यहां तक सब जानते हैं कि क्या अंतर होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में शुरू करेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर आपका स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट कहां से होगा? नोज से। नोज में भी बात करूं मैं किसकी होती है? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं और कितने होते हैं? नाक के ये जो छेद हैं, कितने होते हैं? नाक के छेद 2 छेद हैं, जिनको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स किसके अंदर ओपन होंगे? माउथ किसके अंदर ओपन हुआ था? माउथ कैविटी में। नॉस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होंगे? आपके नाजल कैविटी के अंदर होते हैं, नाजल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? यहां पर प्रेजेंट होता है हेयर एंड म्यूकस। वन बाय वन चलेंगे।
यहाँ पर आपको सबके नाम दिए गए हैं, नोज का नहीं दिया था, ये तो क्लियर ही है। यहाँ पर ये रहेगा नोज। नोज, नोज के अंदर ही क्या होते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स, सॉरी नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होंगे, स्पेलिंग थोड़ा सा, नॉस्ट्रिल किसके अंदर ओपन होंगे, नोज, नोज बाहर किससे खुलेगा, नॉस्ट्रिल के थ्रू, और ये खुल जाएंगे किसमें, नाजल कैविटी के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर एंड म्यूकस। क्या काम रहेगा, एयर जो हम इनहेल करेंगे उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल होगा, अगर कोई जर्म उसके अंदर होगा तो वो ये ट्रैप कर लेगा उसको प्रॉपर मॉइस्चर देने का काम भी किसका रहेगा, म्यूकस का रहेगा। जर्म्स को एंड फॉरेन पार्टिकल कोई भी आ गया या कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, उनको ये फिल्टर कर देगा, ये रोक लेगा उनको, आगे डस्ट फ्री एयर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। अच्छा, ये तो माउथ के अंदर थी माउथ कैविटी, नोज के अंदर होगी नाजल कैविटी। माउथ कैविटी एंड नाजल कैविटी दोनों को अलग करने के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं बोनी पैलेट। बोनी पैलेट, आपके माउथ की जो छत, मुंह खोलते हैं ऊपर की जो छत होती है उसको बोलते हैं बोनी पैलेट, जिसके थ्रू ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद का पार्ट, अब ये खुल, इसके बाद आएगा आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स पढ़ा था पहले कहीं, पढ़ा था फेरिंग्स। फेरिंग्स हम लोगों ने जब वो किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, वहां पर भी आया था फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड विंड पाइप इज फेरिंग्स, जहां पर वो माउथ के अंदर दो वो छेद दिखाई देते हैं ना, वो स्ट्रक्चर फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स के बाद का पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका, या फेरिंग्स के बाद कौन आ गया, लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स को और क्या नाम दिया जाता है, लैरिंग्स को दिया जाता है नाम आपका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स नाम क्यों देते हैं इसको, वॉइस बॉक्स क्यों देंगे, क्योंकि आवाज यहीं से निकलती है भाई, आवाज यहीं से निकलती है। आवाज क्यों निकलेगी, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। कितने होते हैं, दो होते हैं, और दोनों के बीच में नैरो स्लिट होती है, हल्की सी दरार होती है। जब इसमें वाइब्रेशन होगा, जब इसमें वाइब्रेशन होगा तभी आवाज प्रोड्यूस होती है। गला दबाओ किसी का, आवाज नहीं निकलेगी, दबाना नहीं है। कहीं यहाँ पर देख करके बोलो कि हाँ जी मैडम ने बोला था कि गला दबा के देखो किसी का, की आवाज निकलती कि निकलती, दबाना नहीं है। अगर देखते ही हैं हम लोग जनरली, पिक्चर पिक्चर में देखते ही हैं, गला दबाते आवाज नहीं निकलती, कॉमन सी चीज है, क्यों नहीं निकलती, सिर्फ साइंस को समझना है, प्रैक्टिकल नहीं करना इसका, प्रैक्टिकल नहीं करना, पता लगा प्रैक्टिकल कर दिया जा करके। दबा देंगे तो यहाँ पर जो स्लिट थी ना, इसमें जो वाइब्रेशन जो होना था, वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो वाइब्रेशन होना था वो नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, 9th क्लास में साउंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा आपने, ये सिंपल सी चीज है ये। अब ये वोकल कॉर्ड को या इसको लैरिंग्स को एक और नाम दिया जाता है, जब प्यूबर्टी आ जाती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है, एडम्स एप्पल। वो आगे की तरफ नहीं आ जाता, कुछ कुछ बॉयज के 10th क्लास के अंदर ही आ जाता है और कुछ में थोड़ा 11th 12th के अंदर आता है, ये बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, उसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। अब ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका क्या कर लिया, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आ जाएगी क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या नाम है, विंड पाइप, ये रही ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, ये रही ट्रैकिया, विंड पाइप बोला आपने। अब इसके अंदर आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी। ये क्या होते हैं ट्रैकिया के अंदर, ये सी शेप्ड, सॉरी, ट्रैकिया के अंदर क्या है, ये सी शेप के, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। कार्टिलेज एक तरह का टिश्यू है, इसके रिंग्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। क्यों, इसको पोजीशन में रखती है, पोजीशन मेंटेन करती है। जब एयर निकलती है बाहर, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं,
उस टाइम पर अगर बाय चांस वहां पर एयर नहीं है, या हम कहें कि इसको आप ये भी छोड़ो कि एयर नहीं है, ये उसको कोलैप्स होने से बचाती है, पिचकने नहीं देगी। कोई पाइप है उसमें से आप एयर बाहर निकाल दो पूरी, तो पिचक जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है। ये सी शेप के कार्टिलेज को जो रिंग होंगे शेप में रखेगी किसको, आपकी विंड पाइप को, ट्रैकिया को। इतना काम है इसका। अब ये देखो, ये ट्रैकिया है ना, जो ये ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इस तरह से चली जाएगी लंग्स के अंदर। ठीक है, दो पार्ट में ये आ रही थी आपकी ट्रैकिया, ये इस तरह से चली गई, यहां से इस तरह से चली जाएगी तो कौन बन जाएगी ये, ब्रोंकाई। कौन बन गई ये, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाकर के फर्दर यहां से, यहां आप देख सकते हो ये इस तरह की जो दिखाई दे रही है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया, ब्रोंकियल बन गई। कौन बन गई ये, ब्रोंकियल बन गई। ठीक है, अब ये ब्रोंकियल का जो एंड पार्ट होगा, अब देखो थोड़ा सा यहां देख लेते हैं एक बार। ये मैंने कहा था आपको कि ये कौन है, ट्रैकिया, जिसके अंदर ये हो गए सी शेप के कार्टिलेज के रिंग हो गए। ये जाकर के डिवाइड हो गई दो पार्ट के अंदर, इसका नाम क्या था, ट्रैकिया। ये पार्ट हो गए, इसका नाम क्या दे दिया आपने, ब्रोंकाई। ये जाकर के इस तरह से डिवाइड हो गई, इधर की ये डिवाइड हो गई और इधर की ये डिवाइड हो गई, इसका नाम क्या दे दिया, ब्रोंकियोलस। ठीक है, अब ब्रोंकियोलस का जो एंड पार्ट होगा, ये एक फुली स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेगा। ये फुली स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या देंगे आप, एल्वियोलाई। कौन हो गई ये, एल्वियोलाई। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कहां से स्टार्ट किया हमने, नोस्ट्रिल, नोज का पार्ट है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद कौन आया था, नाजल कैविटी। नाजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फिर आया लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियलस एंड देन एल्विलाई। अब ये जो ब्रोंकाई डिवाइड हुई दो पार्ट के अंदर, ये किसके अंदर चली गई, अपनी साइड के लंग्स के अंदर चली गई। ये क्या हो गए, लंग्स हो गए। कितने लंग्स होते हैं आपके पास, दो लंग्स होते हैं। सबके पास ही दो हैं क्या, कोई ऐसा है कोई एक्सेप्शन जिसके पास एक लंग हो, सबके पास ही दो लंग्स होते हैं। कहां प्रेजेंट होंगे ये लंग्स, कहां प्रेजेंट होते हैं, थोड़ी सी अब आगे अगला जो पार्ट आएगा वो एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो गया, ये छोटा होना चाहिए था और ये बड़ा होना चाहिए था। कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, नहीं तो ये क्या लिखा था, दिस इज ट्रैकिया और ये ब्रोंकाई, ये थी आपकी एल्विलाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम लोग किसकी, लंग्स की। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर। चेस्ट कैविटी के अंदर, या थोरेक कैविटी भी बोलते हैं इसको। चेस्ट कैविटी और थोरेक कैविटी यहां प्रेजेंट होते हैं, दो लंग्स आपके हैं। किसके अंदर प्रोटेक्टेड होंगे ये, रिब केज के अंदर। रिब्स होती है ना, रिब्स कितनी होती हैं, 12 या 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होती हैं। ऐसी तो होंगी ना, ऐसी तो हुई, ऐसे होती हैं। ठीक है, अब इन लास्ट ये बीच की जो स्ट्रक्चर है इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम करने की जरूरत नहीं है इसको, बताइए वैसे ऐसे स्टर्नम बोलते हैं इसको। रिब केज के अंदर आपके लंग्स जो हैं वो क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, क्या बोलना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं लंग्स आपके, इसीलिए प्रोटेक्शन देने के लिए रिब केज है। ये जो लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको बोला जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, इसी से नाम आया है पल्मोनरी, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद राइट एंड लेफ्ट दो लंग आपके पास है, स्पॉन्जी लंग्स होते हैं, स्पंज के तरह के पिंक कलर के लंग्स आपके पास होते हैं। इसमें
जो राइट लंग होगा, राइट वाला जो लंग है वो बड़ा होगा, उसमें 3 लॉब्स होते हैं। लेफ्ट वाला लंग जो है वो छोटा रहेगा। राइट के अंदर, राइट लंग जो होगा उसके अंदर कितने लॉब्स रहेंगे? 3 लॉब्स होंगे। और लेफ्ट के अंदर कितने रहेंगे आपके? 2 लॉब्स होते हैं। ये है लंग्स के बारे में। ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। यहां देख लो आप, राइट सुपीरियर लॉब, राइट मिडल लॉब और राइट इंफीरियर लॉब। 3 लॉब हो गए, राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में कितने हो जाएंगे? 2। ये लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर। ये देखिए, ये लिखा हुआ प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। इसी प्लूरल से वर्ड आया आपका कौन सा? पल्मनरी, जो हमने पीछे बात की थी, पल्मनरी सर्कुलेशन। ये तो हमारा सर्कुलेशन के अंदर आएगा। पल्मनरी रेस्पिरेशन इसी से रिलेट करता है ये वर्ड। अगला पार्ट आएगा इसके अंदर आपका ये मसल, ये वाली मसल। यहां पर क्या रहेगी आपकी? ये मसल होगी, एक मसल प्रेजेंट है। इस मसल को क्या नाम देंगे? क्या नाम दिया इसको? डायफ्राम। डायफ्राम, ये रही मसल डायफ्राम। क्या काम रहेगा डायफ्राम का? जब हम एयर को अंदर और बाहर ले जाएंगे ना, एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे, इसी की मूवमेंट की वजह से होती है, इसी की मूवमेंट की वजह से होती है। अच्छा, ये रिब केज मैंने आपको बताया था, रिब केज इसी तरह से होगा, इस तरह से रिब केज होता है ये। ठीक है। अब ये जो रिब्स है, क्या सिर्फ रिब्स ही हैं? इनके बीच में भी कुछ प्रेजेंट है। यहां पर भी मसल्स होती हैं, यहाँ भी मसल्स होती हैं। इन मसल्स का नाम बहुत ध्यान में रखना, आगे आएगा वैसे, वहां पर हम बात कर लेंगे इसकी। यहां पर जरूरी है, इन मसल को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स आपको रेस्पिरेशन करने में, या मुझे बोलना चाहिए रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दोनों मसल्स आपकी यूज होंगी। वन इज डायफ्राम एंड अनदर वन इज, ये कौन सी थी? इंटरकोस्टल। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे इसमें शॉर्ट नोट दूंगी मैं आप लोगों को कल की क्लास के अंदर। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और जुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। थैंक यू।